नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज की इस खास मुलाकात में आज हम आपको इस ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनसे लोग काफी प्रेरणा लेते हैं, लोग काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं। लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर जी हमारे साथ, जो कौशाम्बी से सांसद हैं और उन्होंने कौशाम्बी के लिए काफी कुछ किया है। पहली बार जब जीते थे तो उन्होंने वहां की मूलभूत आवश्यकताओं को देखा था। उसके बाद जब दूसरी बार जीते तो वहां की आकांक्षाओं को पूरी करने की पूरी कोशिश की। आगे क्या क्या उनके प्लानिंग से उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ साक्षात विनोद सोनकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी एबी स्टार न्यूज जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आप आज इतने बड़े पद पर हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी के। शुरुआत कहां से हुई और किस तरह का आपका सफर रहा? देखिए, सबसे पहले मेरी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा शुरू होती है विद्यार्थी जीवन से। जब मैं विद्यार्थी था तो चाहे इंटर कॉलेज रहा हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस रहा हो, हमेशा वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में मैं हमेशा हिस्सा लेता रहा। बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी को निभाता रहा। और उसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने किया, हमारे समाज का एक संगठन है अखिल भारतीय खटिक समाज, जिसमें मैं लंबे समय तक प्रदेश सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया हूं। उसके बाद मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। फिर संघ के निर्देश पर 2013 में मैं राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया और 2013 में राजनीतिक जीवन शुरू करते ही 2014 में पहली बार कौशाम्बी लोकसभा से मुझको लोकसभा का टिकट मिला और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, संगठन के नेतृत्व से और अमित भाई के मार्गदर्शन में मैं जीवन में पहला चुनाव लड़ा और पहला चुनाव लोकसभा को जीता। उस लोकसभा का चुनाव जिसको लोग अजय समझते थे, जिसको ये कहते थे कि कौशाम्बी लोकसभा तो जीती ही नहीं जा सकती। काफी कुछ मैंने पढ़ा है कि आपको जब टिकट मिला तो आप जीते और काफी ज्यादा लोग आपसे सीखे भी हैं। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि सफर जो आपका रहा काफी कठिन तो रहा होगा, काफी ज्यादा प्रेरणा मिली होगी। कहाँ से वो प्रेरणा है? देखिए, हम लोग समाज और राजनीतिक जीवन में जब आए तभी से ये हमेशा लगता रहा कि गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, अनुसूचित की, ओबीसी की, महिला की आवाज़ सदन में उठनी चाहिए। वो हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा, जिसके आधार पर और सही मामले में अगर माना जाए तो मेरे राजनीतिक जीवन के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आया और राजनीतिक जीवन में इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के आप अध्यक्ष भी रहे हैं तो काफ़ी सारा आपने काम भी किया, हमने खुद देखे हैं कि किस तरीके से आप हमेशा तत्पर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति के आप अध्यक्ष रहे हैं, मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो उसके अलावा आपने क्या कुछ किया वो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते। देखिए, मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा शुरू हुई तो 2014 में मैं लोकसभा का सांसद हुआ। उसके बाद तत्काल अमित भाई के आशीर्वाद से मैं वाराणसी पीएमओ का प्रभारी बना। 1 साल तक काम करने के बाद मुझको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अमित भाई शाह ने अपनी टीम में मुझको लेके भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मेरी प्रथम वरीयता यही थी कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और अनुसूचित समाज की छोटी छोटी जातियों को भारतीय जनता पार्टी से कैसे जोड़ा जाए और कैसे बूथों पर जो समीकरण है, जो बूथों पे रहने वाले अनुसूचित समाज की छोटी छोटी जातियां हैं, जो राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को कैसे बूथों से जोड़ के कैसे पार्टी की ताकत को बढ़ाई जाए, उसको लेके लगातार मैंने 3 साल तक काम किया और मेरे टीम के सभी सदस्यों ने बहुत साथ दिया और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद रहा, जिसका परिणाम रहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा, माननीय अमित भाई शाह के निर्देश पर, संगठन के निर्देश पर
नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया, जिसमें लोग बताते हैं कि अनुसूचित मोर्चे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ और उसमें बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और देश भर के कार्यकर्ता आए और उत्साहित हुए। तो निश्चित रूप से मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक छोटा सा वर्कर होने के नाते, पार्टी के द्वारा जो भी दायित्व मुझको दिया जाता है, मैं प्रयास रहता है कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जिस उद्देश्य को लेके 1952 में जनसंघ के रूप में राजनीतिक यात्रा शुरू की गई, उस उद्देश्य को समाज के अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचाया जाए, ये प्रयास रहता है। बिल्कुल, ये तो आपकी महानता है कि आप अपने आप को एक छोटा सा वर्कर बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो रोल है बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और जिस तरह से आप इस कोरोना काल में, कहने को बहुत सामान्य बात अब लगने लगी कि कोरोना काल, क्योंकि लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन इस काल में भी आप लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और अभी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहिए। कोरोना काल में किस तरीके से आपने अपने काम को देखा, क्योंकि हमने संसद में मोदी जी को बोलते हुए देखा, प्रधानमंत्री जी ने साफ सी बात कही थी कि दो ऑप्शंस थे कि या तो नेता क्वारंटाइन हो जाते या आराम कर लेते या फिर बाहर आकर लोगों की मदद करते, सेवा करते। तो नेताओं ने, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो बाहर आया, उन्होंने मदद की। तो आपका कैसा वक्त रहा? देखिए, जब देश का चपरासी, देश का चीफ सेक्रेटरी, देश का सफाई कर्मचारी, देश का डॉक्टर, देश का इंजीनियर, आशा बहुएं, नर्सें, अपना जीवन, सुरक्षाकर्मी अपने जीवन को संकट में डाल के समाज और राष्ट्र और मानव सेवा में लगे थे, तो ऐसे अवसर पर हम जैसे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता कैसे चुप रह सकते हैं? और अगर हम लोग अपने कामों को नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से समाज हमको बड़ी आशा भरी निगाह से देखता है, समाज हमसे प्रेरणा लेता है, तो उन लोगों से ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि ऐसे संकट के समय हम आगे आएँ। केवल हम अपने जीवन की चिंता नहीं करके समाज में छोटे छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा गैप हो जाता। और इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हम लोगों ने वही किया जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे। और इस संकट की घड़ी में मानव सेवा की जो आवश्यकता थी, वो निश्चित रूप से एक बड़ी सेवा थी। मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कोरोना जैसे संकट में हमने देखा, केवल हम ही नहीं, समाज का प्रत्येक वर्ग पूरा उठ खड़ा हुआ। समाज का ऐसा स्वरूप देखने को मिला जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती। अगर इस देश में कहीं सामाजिकता और भाईचारा देखने को मिला तो इस संकट काल में देखने को मिला है। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि हर व्यक्ति ने ये सोचा कि हम लोगों की मदद करें और हर वर्ग के व्यक्ति आगे भी आए। मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी कि आप एक कौशाम्बी महोत्सव कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को। देखिए, कौशाम्बी महोत्सव में बताने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आदरणीय जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में कोरोना काल में जो उनकी योजना थी, 5 करोड़ लोगों को फूड पैकेट देना, 25 करोड़ लोगों तक राशन किट पहुँचाना, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने कोरोना संकट के समय तकनीक का उपयोग करके पूरे कार्यकर्ताओं को और समाज का नेतृत्व किया, वो भी एक देश और दुनिया के लिए उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, ये जब समय आता है तब समाज की सेवा के लिए उठ खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता से ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता है। और जब दुनिया, इस देश के सभी राजनीतिक दल कोरोना संकट के समय अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, अपने आप को घर में नज़रबंद कर लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए दुनिया से अलग कर लिए, उस समय आदरणीय जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 17 करोड़ कार्यकर्ता सड़कों पे निकला और समाज की अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को निभाया। मैं इसमें अमित भाई शाह की एक बात को कोट करना चाहूँगा। अमित भाई शाह ने एक बार कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो ये फौज है केवल चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं है। जब देश में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति मुसीबत आएगी तो यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चट्टान की तरह खड़ा होकर समाज की सेवा करेगा। और माननीय अमित भाई शाह के और जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से समाज और राष्ट्र और मानव की सेवा किया है वो दुनिया में देखने को नहीं मिलता। कोरोना काल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी चर्चा होगा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के योगदान को बिना चर्चा किए वो चर्चा पूरी नहीं हो सकती। जहां तक आपका सवाल रहा कौशाम्बी महोत्सव का, मैं अपने राजनीतिक जीवन में जिस समय आया उस समय ही मैंने तय किया था कि कौशाम्बी जनपद का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है जी। उसका आप समझिए जब भारत में 16 महाजनपद होते थे तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद की राजधानी थी। चौमासा में, ऋतु के चौमासा काल में भगवान बुद्ध वहाँ स्वयं विराजते थे। रामायण के रचयिता तुलसीदास की प्रेरणा स्रोत माँ रत्नावली की जन्मभूमि है। 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ माँ शीतला का मंदिर है, जो ये ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पे भगवान कृष्ण को अपने मित्र सुदामा के साथ संदीपन घाट पर शिक्षा के लिए आना पड़ा। भगवान राम पहली रात वन में जब बिताए वो धरती का सौभाग्य किसी और को नहीं प्राप्त है। वो अगर प्राप्त है तो कौशाम्बी के चरवा को, चरक मुनि के आश्रम प्राप्त है। और ये केवल हिंदू मैथोलॉजी के ही लोग नहीं, वहाँ पर जैन धर्म के छठवें जो प्रभु तीर्थंकर थे वहाँ का जन्मभूमि वो स्थान है। और अजगर करे न चाकरी मजगू, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज, कह गए दास मलुका सबके दाता राम। ऐसी धरती पे मलुकदास की आश्रम है। आप सोचिए कितनी पवित्र धरती है उस, लेकिन दुर्भाग्य है पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कौशाम्बी की जो गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है वो देश और दुनिया के सामने उसको नहीं लाए, जिसके कारण उसको देश और दुनिया नहीं जान पाए। लोगों को बताना पड़ता था कि कौशाम्बी कौन सा, लोगों को बताना पड़ता था कि इलाहाबाद की बगल वाली कौशाम्बी। ये मुझको पीड़ा देती थी। जो धरती की इतनी जिसका इतिहास, जो धरती माँ गंगा माँ जमुना की अंतर्वेदी में बसी हो, जिसके एक आंगन में गंगा हो एक आंगन में माँ जमुना हो, उस धरती की पहचान के लिए बताना पड़ता था कि यहाँ पर है। उस धरती के इतिहास को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए मैंने प्रण ठाना। उसी लिए मैंने कौशाम्बी महोत्सव कराया। और 4 अप्रैल 2018 में पूज्य योगी जी महाराज आए। मैंने कहा कौशाम्बी में मूलभूत चीजें बात नहीं दीजिएगा, लेकिन जो कौशाम्बी की पहचान है उनको पहले चाहिए। और मेरे मांग पर कौशाम्बी जनपद को बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया और मेरी ही मांग पर कौशाम्बी जनपद को रामायण सर्किट से जोड़ा गया। अब जब कौशाम्बी जनपद बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट से जुड़ गया है तो कौशाम्बी का जो गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है वो देश और दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। और ये केवल उसके इतिहास को सामने लाना नहीं है, इसके माध्यम से कौशाम्बी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उस पर्यटन के क्षेत्र में कौशाम्बी को स्थापित करना है और कौशाम्बी जब स्थापित हो जाएगा तो कौशाम्बी में रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी, जिससे कौशाम्बी की बेरोजगारी, कौशाम्बी का पिछड़ापन और कौशाम्बी के युवाओं को अपने रोजी रोटी के लिए कहीं और नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। उनको कौशाम्बी में ही इतने रोजगार मिलेंगे जिसकी अपार संभावनाएं हैं। इसको लेके मैं सतत प्रयासरत हूँ और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, ये तो कौशाम्बी का सौभाग्य है जो आप वहाँ पर कार्य देख रहे हैं। आप वहाँ से सांसद हैं, सब कुछ आपने इतना विकास किया है। काफी कुछ मैंने पढ़ा है कौशाम्बी के बारे में पूर्व में, लेकिन आपके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं काफी प्रशंसनीय है। लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी, अभी बिहार विधानसभा चुनाव है तो उसको लेकर आप किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में संगठन मजबूत है। एक हमारा आधार संगठन है, दूसरा जिस प्रकार से एनडीए के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ने काम किया है, 2 और तीसरा प्रधानमंत्री जी ने
पिछले 6.5 साल में जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित समाज का कैसा कोई वर्ग नहीं था जिसके लिए काम न किया हो। ये 3 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। तो हम जो 10 तारीख को मतगणना होनी है, 10 नवंबर को मतगणना होनी है, उस पर देख सकते हैं कि नीतीश जी की सरकार बन रही है। नीतीश जी को 10 तारीख को शपथ लेते हुए आप देखेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास मुलाकात में हमारे व्यूवर्स को इतनी सारे संदेश और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये था हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी, जिन्होंने अपनी खास बातें बताई, जीवन के बारे में बताया, कितनी मुश्किलों से जो मुश्किलों का उन्होंने सामना किया वो अब यहाँ तक आए और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, और ये प्रेरणा और कितने लोगों को प्रेरित करती है। साथ ही साथ आगे किस तरीके से काम होगा ये हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।